जय हिंद फ्रेंड्स। जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल मुफ्त में शिक्षा। तो आज हम क्लास ट्वेल्थ पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर वन है ना, क्लास ट्वेल्थ पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल साइंस का जो बुक है उसका नाम है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का एनसीईआरटी का चैप्टर वन क्या है? चैप्टर वन इज चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग है ना। तो राष्ट्र निर्माण की जो चुनौतियां हैं, ये हमारा चैप्टर वन है, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। और अभी हम इस चैप्टर को ही पढ़ने वाले हैं, डिटेल में समझने वाले हैं, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं आपको। एंड इस आई होप कि मेरे लेक्चर के बाद आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। वन इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों, मैं यहाँ पे आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि CUET, जो आप लोगों में से काफ़ी विद्यार्थी CUET के लिए भी तैयारी करेंगे और वो भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में अपना एडमिशन करवाना चाहेंगे फॉर ग्रेजुएशन, तो ये चैप्टर पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स के लिए ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स पॉलिटिकल साइंस का ये बुक है, तो इससे काफ़ी सवाल आएंगे, काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे एंड आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं, ताकि आप CUET में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके और एक अच्छे विश्वविद्यालय में, अपने मन पसंद के विश्वविद्यालय में, जिस कॉलेज में आप चाहते हो उसमें आपका दाखिला हो। सो विद दिस आई विश यू ऑल द बेस्ट। So let's first understand the chapter and then make yourself ready for CUET. At the same time, other students who are aspiring for other competitive exams including UPSC or other public service commission exams and SSC exams or any other competitive exams, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट बनाना है, यू ऑल नो कि NCERT इज़ दी बुक, और इस बुक को आपको वर्ड टू वर्ड समझने की ज़रूरत है। जब तक आपके ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, आपका बेसिक्स मजबूत नहीं होगा, आप बाकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में प्रॉब्लम फेस करेंगे। सो ये सब चीज़ों को बहुत डिटेल में समझने की आपकी ज़रूरत है। तो जब हम चैप्टर वन पढ़ते हैं तो इसमें सबसे पहले जो टॉपिक है वो है चैलेंजेस फॉर न्यू नेशन स्टेट, है ना, नए राष्ट्र, है ना, नए राष्ट्र की क्या चुनौतियां हैं। भारत एक नया राष्ट्र हुआ 15 अगस्त 1947 के बाद, आप लोग जानते हैं। तो अब हम उनकी क्या चुनौतियां हैं, चैलेंजेस, है ना। सो हम चैलेंजेस को पढ़ने वाले हैं कि क्या चुनौतियां रही है। सो एट द आवर ऑफ मिडनाइट ऑन 14-15 अगस्त 1947 इंडिया अटेंड इंडिपेंडेंस। सो ये आप सबको मालूम है, इसमें कोई नई बात है नहीं कि सन 1947 के 14-15 अगस्त के रात के बीच में, शायद ये अगर किसी लोगों को शायद ना मालूम हो तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि भारत को जो आज़ादी मिली थी एट द मिडनाइट ऑफ 14th एंड 15th अगस्त। सो वो रात के बीच में मिली थी, 14th अगस्त और 15th अगस्त के बीच में, है ना। तो इस भारत उस समय आज़ाद हुआ। सो इसलिए आपको यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक में समझाना चाहूँगा, बट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर जो है। जब भारत में 15 अगस्त, बेसिकली 14 और 15 अगस्त के बीच के रात को 12 बजे अगर आज़ादी मिलती है, तो भारत में जो समय होगा वो होगा 15 अगस्त का 0000, है ना। रात के 12 बज रहे, मतलब शून्य बज रहे हैं। तो भारत में 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। और जिस समय आज़ादी मिली, जिस समय भारत को आज़ादी मिली 15 अगस्त को 0000 आवर्स में, सो जब इतने बजे आज़ादी मिली, आप लोगों को मालूम होना चाहिए और बहुतों को मालूम होगा कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का जो वॉच है, जो पाकिस्तान की घड़ी स्टैंडर्ड टाइम है, वॉच नहीं, सॉरी, करेक्ट इनकरेक्ट वर्ड मैंने यूज़ किया। पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो भारत के स्टैंडर्ड टाइम से आधा घंटा पीछे है। सो पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो भारत के स्टैंडर्ड टाइम से आधा घंटा पीछे है। इट मीन्स अगर भारत में दोपहर के, भारत में अगर सुबह के 6 बज रहे हैं तो पाकिस्तान में सुबह के 5:30 ही बजेंगे, अभी आधा घंटा पीछे है। अगर भारत में सुबह के 10 बज रहे हैं तो पाकिस्तान में 9:30 ही बजेंगे, है ना, अभी आधा घंटा पीछे है। तो जब भारत में सुबह के 12 बज रहे थे 0000 आवर्स ऑन 15 अगस्त 1947, दैट टाइम पाकिस्तान में 11:30, रात्रि का 11:30 था। आधा घंटा के बाद उनका 15 अगस्त होने वाला था। एंड बिकॉज ऑफ दैट उनकी आज़ादी मिल गई 14 अगस्त को। तो उन्हें कब आज़ादी मिली? 14 अगस्त को मिल गई एट 11:30 आवर्स, सॉरी 2330 आवर्स, है ना, रात के 11:30, 11:30 PM, दैट इज 2330 आवर। तो इसलिए दोस्तों पाकिस्तान की जो स्वतंत्रता दिवस है वो 14 अगस्त को मनाई जाती है और भारत की जो स्वतंत्रता दिवस है वो 15 अगस्त को मनाई जाती है। तो ऐसा यह नहीं है कि पाकिस्तान हमसे एक दिन पहले आज़ाद हुआ था, नहीं, दोनों एक समय आज़ाद हुए, लेकिन भारत में उस समय
15 अगस्त आ चुका था, क्योंकि हम 0000 आवर्स में हम अपने नए दिन का शुरुआत कर चुके थे और उनका अभी आधा घंटा बचा हुआ था। 2330 आवर्स 11:30 PM में रात्रि में वो पाकिस्तान आज़ाद हुआ। दिस वॉज नॉट इन द पार्ट ऑफ दिस कॉन्टेक्स्ट, इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, बट ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको सोचा कि समझा दूं, क्योंकि बहुतों के मन में एक कन्फ्यूजन होता है कि भारत अपना आज़ादी 15 अगस्त को मनाता है, पाकिस्तान एक दिन पहले 14 अगस्त को क्यों मनाता है। सो आई होप नाउ दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू गाइज। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of Free India, addressed a special session of the Constituent Assembly that night। है ना, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत को एक स्पेशल से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक स्पेशल सेशन में उस रात्रि में उन्होंने एड्रेस दिया था। एंड वो फेमस एड्रेस को हम बोलते हैं दैट दिस वाज द फेमस ट्रस्ट विथ डेस्टिनी, है ना। तो इसको हम बोलते हैं भाग्यवधु से चिर परिचित भेंट, है ना, भाग्य से मुलाकात, सो डेस्टिनी से मुलाकात। एंड ये स्पीच, दिस इज वेरी वेल नोन स्पीच इंडिया वाइड, ये सभी लोग जानते हैं द ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच। दिस अगर आप लोगों को नहीं हो इस स्पीच का आपको टेक्स्ट आपको पढ़ना चाहिए, ऑफ कभी भी फ्री टाइम में हो कभी गूगल कीजिए और इसको आप वर्ड टू वर्ड पढ़िए। दिस वॉज ए वेरी नाइस स्पीच गिवन बाय आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जवाहरलाल नेहरू। दिस वॉज द मोमेंट इंडियंस हैड बीन वेटिंग फॉर। यह वो क्षण था, वो लम्हा था जिसका भारत के लोग जिस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे, है ना। यू हैव रेड इन योर हिस्ट्री टेक्स्ट बुक दैट देयर वेर मेनी वॉइसेस इन आवर नेशनल मूवमेंट। अपने अभी तक इतिहास की किताबों में पढ़ा है कि राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत सारी आवाज़ें थी, मेनी वॉइसेस वेर देयर, बट देयर वेर 2 गोल्स ऑलमोस्ट एवरीवन अग्रीड अपॉन, है ना। 2 ऐसे गोल थे, 2 ऐसे लक्ष्य थे, 2 वॉइसेस बहुत सारे थे, बहुत सारे आवाज़ें थी, बहुत सारे व्यू पॉइंट्स थे, बट 2 ऐसे गोल थे, 2 गोल्स ऑलमोस्ट एवरीवन अग्रीड अपॉन। 2 ऐसे लक्ष्य थे जिसमें लगभग सारे लोग सहमत थे। 1 दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस वी शैल रन आवर कंट्री थ्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एंड 2 दैट गवर्नमेंट विल बी रन फॉर द गुड ऑफ ऑल, पर्टिकुलरली द पुअर एंड सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, है ना। सो हमारा जो 2 लक्ष्य था वो क्या था, सन आज़ादी के मूवमेंट के टाइम पे 2 लक्ष्य क्या था कि जब भारत आज़ाद होगा आफ्टर इंडिपेंडेंस भारत कैसे रन करेगा, थ्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, है ना। सो आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद भारत में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सेटअप होगी। ये हमारे नेशनल लीडर्स के मूवमेंट में, ये नेशनल मूवमेंट के जो लीडर्स थे उनके माइंड में ये बहुत ही क्लियर था कि अगर स्वतंत्र भारत जब भी होगा तो वहाँ एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगा और देश डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से चलेगी। दूसरा उनका व्यू पॉइंट, लक्ष्य बहुत क्लियर था, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर था, उनका गोल क्लियर था। दूसरा पॉइंट कि जो भी सरकार होगी, सरकार किसके लिए होगी, सरकार जो चलेगी वो होगी फॉर द गुड ऑफ ऑल, सभी लोगों के अच्छाई के लिए होगी, लिमिटेड लोगों के अच्छाई के लिए नहीं होगी, सिर्फ बड़े वर्ग क्या या जो वर्ग शासन में है या जो वर्ग पैसे से धन संपन्न है, सिर्फ उन वर्गों के लिए नहीं होगी बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए होगी, भारत के हर एक नागरिक के लिए होगी, गुड फॉर ऑल एंड पर्टिकुलरली खासकर गरीबों के लिए और सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप, और खासकर गरीबों के लिए और जो सामाजिक रूप से कमज़ोर वर्ग है इनका खास ख्याल रखा जाएगा। सो ये दोनों, इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग कि, और ये मैटर ऑफ प्राइड है कि हमारे नेशनल मूवमेंट के जो लीडर्स थे दे वर सो विजनरी एंड सो टॉल इन देयर थॉट प्रोसेस कि इवन इफ दे हैड वेरियस वॉइसेस बट देयर 2 बेसिक कोर कॉन्सेप्ट वाज 2 बेसिक कोर गोल्स वेर क्लियर, है ना। एंड one was that the India will have a democratic government, and second thing that the government will be for the good of all and particularly for the poor and socially disadvantaged groups. Now that the country was independent, the time had come to realize the promise of freedom. और अब चूंकि भारत आज़ाद हो गया था, अब हम 15 अगस्त 1947 और उसके बाद की बात कर रहे हैं, तो चूंकि भारत स्वतंत्र हो चुका है तो अब ये समय आ चुका था कि जब ये प्रॉमिसेस है, जो ये वादा किया गया था देश के साथ, इन वादाओं को अब रियलाइज किया जा सके, पूरा किया जा सके। दिस वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी, ये इतना आसान होने वाला नहीं था दोस्तों। इंडिया वॉज बॉर्न एज ए नेशन स्टेट इन ए वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। भारत जब आज़ाद हुआ था वो बहुत ही कठिन परिस्थितियों में आज़ाद हुआ, डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, है ना। परहैप्स नो अदर कंट्री बाई देन
was born in a situation more difficult than that of India in 1947. So 1947 तक, उस समय तक जो भी कंट्री आज़ाद हुई थी, कोई भी ऐसा देश नहीं था जो इस सिचुएशन में, भारत जैसी सिचुएशन में स्वतंत्र हुआ। जिस डिफ़िकल्ट सरकमस्टांस में भारत स्वतंत्र हुआ, इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट सरकमस्टांस में कोई भी देश स्वतंत्र नहीं हुआ था। मतलब उस समय तक भारत सबसे डिफ़िकल्ट कंडीशंस में आज़ाद होने वाला कंट्री था। So situation was not so conducive, दोस्त. It was not so easy. फ्रीडम केम विद द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। सबसे पहली बात आप सब लोग जानते हैं कि जो स्वतंत्रता मिली वो किसके साथ, उसके साथ पार्टीशन ऑफ द कंट्री, देश का विभाजन स्वतंत्रता के साथ हो गया, है ना। द ईयर 1947 वॉज ए ईयर ऑफ अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस एंड ट्रॉमा ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो 1947 का जो साल था, इसमें इस साल में अभूतपूर्ण हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल था, है ना। अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस हुआ, कि काफ़ी हिंदू मुस्लिम कॉमनल लाइंस पे काफ़ी लड़ाइयाँ हुई, है ना। एंड ट्रॉमा ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और बहुत ज़्यादा ही विस्थापन की त्रासदी का ये साल था। इट वॉज इन दिस सिचुएशन दैट इंडिपेंडेंट इंडिया स्टार्टेड ऑन इट्स जर्नी टू अचीव सेवरल ऑब्जेक्टिव्स। और इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में स्वतंत्र भारत अपना जर्नी स्टार्ट करता है टू अचीव सेवरल ऑब्जेक्टिव्स, अपने लक्ष्यों को पाने के लिए अपना जर्नी स्टार्ट करता है। एट द टर्मोइल दैट accompanied इंडिपेंडेंस डिड नॉट मेक आवर लीडर्स लूज साइट ऑफ मल्टीपल चैलेंजेस दैट फेस्ड द न्यू नेशन। तो ये भी मानने वाली बात है दोस्तों कि इतनी आज़ादी के समय, इतने उथल पुथल होने के बाद भी हमारे नेताओं का ध्यान इस बात से नहीं भटका कि यह राष्ट्र को एक नई चुनौतियों, राष्ट्र के पास जो मल्टीपल चुनौतियां हैं, इनसे उनका लक्ष्य नहीं, वो लक्ष्य से नहीं भटके, उनका जो साइड था, फोरसाइट था, वो क्लियर था। सो इतने उथल पुथल के बाद भी उनकी समझ क्लियर थी। सो वी कम टू द चैलेंजेस दोस्तों। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज चैलेंजेस। द फर्स्ट, द 3 चैलेंजेस क्या थे? 3 बड़े बड़े चैलेंजेस थे, है ना। ब्रॉडली इंडिपेंडेंट इंडिया फेस 3 काइंड्स ऑफ चैलेंजेस। सो मुख्य तौर पे भारत के सामने 3 तरह की चुनौतियां थी, 3 काइंड्स। द फर्स्ट एंड द इमीडिएट चैलेंज वॉज टू शेप ए नेशन दैट वॉज यूनाइटेड एट accommodative of the diversity of our सोसाइटी, है ना। सो जो सबसे पहला और जो सबसे तत्कालिक चुनौती था कि भारत, है ना, भारत जैसा कंट्री को ऐसा शेप करना, इतना डाइवर्स सोसाइटी है भारत में, इतना विविधता के लिए ऐसा विविधताओं से बड़ा हुआ देश है। तो पहला चुनौती ये था कि इस भारत जैसे देश को एकता के सूत्र में गढ़ने की जरूरत थी, जिसके समाज में काफ़ी डाइवर्सिटी थी। शेप इंडिया ए नेशन दैट वाज यूनाइटेड, है ना। एकता में पिरोने की जरूरत थी, राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने की जरूरत थी, और एट एकोमोडेटिव ऑफ द डाइवर्सिटी, और हमारे समाज की जो डाइवर्सिटी है, विविधता है, उसको भी साथ में एकोमोडेट करते हुए। सो इंडिया वॉज ए लैंड ऑफ कॉन्टिनेंटल साइज एंड डाइवर्सिटी। वी ऑल नो कि भारत जो इतना बड़ा देश है, ये एक महादेश के रूप में है। इसका साइज एंड इतनी विविधता है और इतना इसका व्यापक साइज है कि ये अपने आप में एक कॉन्टिनेंट की तरह है। इट्स पीपल स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड फॉलो डिफरेंट कल्चर्स एंड रिलीजन्स। यहाँ के लोग अलग अलग भाषाएं बोल रहे थे, भाषाएं अलग थी, उनके कल्चर्स अलग थे, उनके धर्म अलग थे। एट दैट टाइम इट वॉज वाइडली बिलीव्ड that a country full of such kinds of diversity could not remain together for a long। और उस समय ऐसा लोगों को माना जाता था, उनका विश्वास था कि एक ऐसा कंट्री जो इतनी विविधताओं से भरा हुआ हो, वो ज़्यादा समय तक एकजुट होकर नहीं रह पाएगा। द पार्टीशन ऑफ द कंट्री अपीयर टू प्रूव एवरी वंस वर्स्ट फियर। और भारत का आज़ादी होते ही देश का बंटवारा हो जाना, ये इस फियर को और ही मजबूत करता था। मतलब लोगों के मन में जो डर थे कि इतने बड़े देश के, इतने विविधताओं से भरा हुआ देश को एकजुट रखना एक डिफ़िकल्ट टास्क है, बहुत मुसीबत भरी टास्क है। ये जो फियर था, ये जो डर था, ये और इम्बोल्डन हो जाता है, ये डर और मजबूत हो जा रहा था, क्योंकि भारत आज़ाद होते ही 2 टुकड़ों में बट गया था, पार्टीशन हो गई थी, पाकिस्तान अलग हो चुका था। सो देयर वेर सीरियस क्वेश्चंस अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया, है ना। भारत के भविष्य के ऊपर काफ़ी गंभीर सवाल थे। वुड इंडिया सर्वाइव एज ए यूनिफाइड कंट्री? क्या भारत एक यूनिफाइड कंट्री, एक कंट्री, जुड़ा हुआ कंट्री रह पाएगा? क्या भारत एकता के साथ रह पाएगा? वुड इट डू सो बाई एम्फेसाइजिंग नेशनल यूनिटी एट द कॉस्ट ऑफ एवरी अदर ऑब्जेक्टिव?
और क्या ऐसा करने के लिए भारत सिर्फ राष्ट्रीय एकता की बात पर सबसे ज़्यादा जोर देगा और बाकी उद्देश्यों को तिलांजलि दे देगा? क्या मतलब सिर्फ नेशनल यूनिटी पे ही फोकस करेगा कंट्री और अपने जो बाकी लक्ष्य है क्या उसको उसको रख पाएगा? वुड इट मीन रिजेक्टिंग ऑल रिलीजन एंड सब नेशनल आइडेंटिटी? क्या इसका मतलब ये होगा कि भारत जो अपने क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय जो आइडेंटिटीज़ है क्या इसको खारिज कर देगा? एंड देयर वॉज एन अर्जेंट क्वेश्चन, और एक और भी बहुत ही तीखा सवाल था, अर्जेंट सवाल था और चुभता हुआ सवाल था। हाउ वॉज इंटीग्रेशन ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू बी अचीव? जो भारत इतने अन्य क्षेत्रीय भारत में जो अखंडता है वो कैसे पाया जाएगा? भारत की जो क्षेत्रीय अखंडता है उसको कैसे पाया जाएगा? क्योंकि भारत बहुत बहुत राज्यों में, बहुत छोटे छोटे राज्य, ब्रिटिश इंडिया अलग से आज़ाद हुआ, ब्रिटिश इंडिया वॉज वन पार्ट एंड देन देयर वर मेनी प्रिंसली स्टेट्स, है ना? तो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, मोर देन 560 प्रिंसली स्टेट्स थे। तो इन सबको एक साथ जोड़कर एक इंटीग्रेटेड कंट्री बनाना, एक अखंड कंट्री बनाना, इट वॉज अ डिफिकल्ट टास्क। द सेकेंड चैलेंज वॉज टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी, और दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो था लोकतंत्र की स्थापना करना। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप लोगों को मैं भारतीय संविधान पहले ही पढ़ा चुका हूँ, पिछले क्लास 11th में ये मैंने डिटेल में आप लोगों को समझाया है। जिसको नहीं, जिन्होंने अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे उनकी समझ अच्छी नहीं है या समझना चाहते हैं डिटेल में, मेरे क्लास 11th के लेक्चर को आप प्लीज़ फॉलो कीजिए। सो यू नो दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड फंडामेंटल राइट्स एंड एक्सटेंडेड द राइट टू वोट टू एवरी सिटीजन। तो आप लोग जानते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान है वो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स देता है ना, एंड एक्सटेंड द राइट टू वोट, और जो वोट देने का अधिकार है वो हर एक नागरिक को प्राप्त है हमारे संविधान के अनुसार। इंडिया अडॉप्टेड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो भारत ने संसदीय शासन के आधार पर प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया, है ना, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी अपनाया, एंड वन वॉट ऑन द बेसिस ऑफ पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। दीज फीचर्स एंश्योर दैट द पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन वुड टेक प्लेस इन डेमोक्रेटिक फॉर्म फ्रेमवर्क। सो इन फीचर्स, इन विशेषताओं से यह सुनिश्चित हो गया कि भारत लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर राजनीतिक मुकाबला, और यहाँ जो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन्स होंगे, राजनीतिक मुकाबले होंगे, वो एक लोकतांत्रिक ढांचे के अंतर्गत होंगे। A democratic constitution is necessary but not sufficient for establishing a democracy. एक लोकतांत्रिक संविधान होना जरूरी है ना, एक लोकतांत्रिक संविधान होना जरूरी है, इज नेसेसरी, बट यह सफिशिएंट नहीं है, यह एनफ नहीं है, यह एक मात्र यह होना पर्याप्त नहीं है एक डेमोक्रेसी की स्थापना करने में, डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने में। सो बेसिकली यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी क्लियरली कि डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होना तो जरूरी है, इट इज़ नेसेसरी, बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट। सिर्फ इतना ही होने से डेमोक्रेसी स्थापित नहीं हो सकती। द चैलेंज वॉज टू डेवलप डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो असली चैलेंज था, जो असली चुनौती थी कि जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है उसके तहत जो भारत में एक लोकतांत्रिक सेटअप करना है, लोकतांत्रिक व्यवहार लाने हैं भारत में इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, ये असली चुनौती था। Coming to the next challenge, the third challenge was to ensure the development and well-being of the entire society and not only of some section. तो तीसरा जो सबसे बड़ी चुनौती थी कि एक ऐसा विकास करना जिसमें समूचे भारत का, पूरे इंटायर सोसाइटी, पूरे सभी समाज का वेलबींग हो, पूरे सोसाइटी का हो और विकास हो, नॉट ओनली सम सेक्शन, सिर्फ कुछ लोगों के हाथों का, कुछ लोगों का विकास ना हो, सिर्फ सीमित लोगों का विकास ना हो, लिमिटेड हैंड्स में डेवलपमेंट ना जाए, बल्कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो, पूरे कंट्री का वेलबींग हो, पूरे सोसाइटी का वेलबींग हो। Here again, the Constitution clearly laid down the principle of equality and special protection to socially disadvantaged groups and रिलीजियस एंड कल्चरल कम्युनिटीज। यहाँ पे हमारा संविधान का एक बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने संविधान ने प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, समानता के सिद्धांत हमारे संविधान में, हमारे संविधान में वर्णित है, समानता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, है ना। तो हमारा संविधान किस में विश्वास करता है? समानता के सिद्धांत पर विश्वास करता है। और हमारे संविधान में ही वर्णित है, क्या मेंशन्ड है कि स्पेशल प्रोटेक्शन टू सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप, जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए ग्रुप है, उनके लिए कुछ स्पेशल प्रावधान होंगे, कुछ स्पेशल सुरक्षाएं प्रदान की जाएगी, स्पेशल प्रोटेक्शन दी गई है। एंड ऑल्सो नॉट ओनली टू सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप, सिर्फ इनको ही नहीं, कुछ
रिलीजियस एंड कल्चरल कम्युनिटीज़, कुछ रिलीजियस एंड कल्चरल कम्युनिटीज़ है ना, धार्मिक और सांस्कृतिक कम्युनिटी जो थोड़ा डिसएडवांटेज रही है, इनको भी कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो सेट आउट in the directive principles of state policy the welfare goals that democratic politics must achieve। तो हमारा संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज मेंशन है, और उन डीपीएसपीज में, उन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में यह वर्णित है कि क्या हमारे वेलफेयर गोल्स होंगे, है ना, दैट हमारे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो है, जो लोकतांत्रिक राजनीति है, इसके तहत हम क्या वेलफेयर गोल से अचीव करना चाहते हैं, किस रास्ते में बढ़ना चाहते हैं, क्या हमारा मकसद है, वो इसमें वर्णित है। The real challenge now was to evolve effective policies for economic development and eradication of poverty। तो जो असली चुनौती थी कि आर्थिक विकास तथा गरीबी के खात्मे के लिए कारगर नीतियों को तैयार करना। द रियल चैलेंज इवॉल्व इफेक्टिव पॉलिटिक्स, कारगर नीतियों को इवॉल्व करना था, किस चीज़ के लिए, फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना, आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन, गरीबी खत्म करने के लिए, इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के खात्मे के लिए। सो हाउ डिड इंडिपेंडेंट इंडिया रेस्पॉन्ड टू दिस चैलेंजेस। तो जो स्वतंत्र भारत था वो इन चुनौतियों के साथ क्या रुख अपनाया, ये सोचने वाली बात है। टू व्हाट एक्सटेंट डिड इंडिया सक्सीड इन अचीविंग द वेरियस ऑब्जेक्टिव सेट आउट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और भारत के संविधान के द्वारा जो ऑब्जेक्टिव्स, लक्ष्य, उद्देश्य तय किए गए थे, भारत कितना सफल होता है इनको पाने में। दिस इंटायर बुक इज एन अटेम्प्ट टू रेस्पॉन्ड टू दिस क्वेश्चन। तो जो अब हम पूरा ये बुक है, ये जो हम पूरा क्लास 12 में बुक पढ़ने वाली है, इन्हीं सवालों के जवाब कर देने की कोशिश कर रहे हैं। The book tells the story of politics in India since independence so as to equip you to develop your own answers to big questions like this। तो ये बुक क्या चाहता है, ये ऐसे सारे स्टोरीज बताएगा, कहानियाँ बताएगा, और पॉलिटिक्स, राजनीतिक उत्थान की बताएगा, सिंस इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो आज़ाद भारत में जो भी ऐसी पॉलिटिकल स्टोरीज है वो आप लोगों को इस बुक के माध्यम से बताया जा रहा, सो दैट आप अपने आप को इक्विप कर सके, अपने आप को डेवलप कर सके, एक सोच डेवलप कर सके कि इन सवालों का जवाब आप खुद से दे सकें। इन द फर्स्ट 3 chapters we look at how the 3 challenges mentioned above were faced in the early years आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो पहले 3 चैप्टर जो है, अभी जो हमने 3 चैलेंजेस की बात की, इन 3 चैलेंजेस में के स्टार्टिंग में अर्ली ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के शुरुआती सालों में इन 3 चैलेंजेस को भारत ने कैसे रुख अपनाया, क्या रुख अपनाया, कैसे रिस्पॉन्ड किया, और या कैसे इन लोगों का सामना किया, इन सब चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं। नाउ इन दिस चैप्टर, इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो हमारा पहला चैप्टर है, वी फोकस ऑन द फर्स्ट चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग दैट ऑक्युपाइड सेंटर स्टेज इन द ईयर्स इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में जो फर्स्ट चैलेंज है हम उस पर ध्यान देने वाले हैं। फर्स्ट चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग दैट जो सेंटर स्टेज में था इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस, भारत के स्वतंत्र होने के तुरंत बाद जो हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम था, हम उसको इसमें पढ़ने वाले हैं। We begin by looking at the events that formed the context of independence, है ना। तो हम अभी उन घटनाओं को जिक्र है इसमें पढ़ने वाले हैं जो दैट फॉर्म द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। तो जो आज़ादी का, इंडिपेंडेंस का कॉन्टेक्स्ट बनाता है, उन घटनाओं को अभी हम देखने वाले हैं। So this can help us understand why the issue of national unity and security became a primary challenge at the time of independence। तो इनसे हम समझ पाएंगे कि जो राष्ट्रीय यूनिटी, राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा की जो मुद्दे थे, है ना, जो राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा का मुद्दा था, ये क्यों बन गया एक प्राइमरी चैलेंज, प्राथमिक चुनौती क्यों था आज़ाद भारत के स्वतंत्रता के समय पे। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्राइमरी चैलेंज था वो जो राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा की बात थी, ये क्यों थी, ये अभी हम समझने वाले हैं। सो वी शैल देन सी हाउ इंडिया चूज टू शेप इटसेल्फ इनटू ए नेशन। और हम देखेंगे कि भारत कैसे अपने आप को एक राष्ट्र के रूप में शेप अप करता है, यूनाइटेड बाई शेयर्ड हिस्ट्री एंड कॉमन डेस्टिनी। एक ऐसा राष्ट्र जो शेयर्ड हिस्ट्री, जो एक शेयर्ड हिस्ट्री और कॉमन डेस्टिनी, एक लक्ष्य, कॉमन डेस्टिनी जो है ना, और उनका इतिहास एक दूसरे से शेयर करें, ऐसा यूनाइटेड हो, तो ऐसा राष्ट्र भारत हुआ है, हम अभी वो पढ़ने वाला है। दिस यूनिटी हैड टू रिफ्लेक्ट द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अक्रॉस द डिफरेंट रीजन्स एंड डील विद द डिस्पैरिटीज दैट एग्जिस्टेड एमंग रीजन्स एंड डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पीपल।
सो ये जो एकता था हैड टू रिफ्लेक्ट, इसको क्या दिखाना था, यह एकता लोगों की आकांक्षाओं को दिखाना था, एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, और लोगों की आकांक्षाओं को ये एकता प्रदर्शित करनी थी। और कैसे, कौन कौन से लोग, ये लोग जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के लोग थे एंड डील विद द डिस्पैरिटीज एग्जिस्टेंट, एंड ये डिफरेंट डिफरेंट रीजन और डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस, वर्ग, डिफरेंट अलग अलग धर्म, सॉरी अलग अलग प्रांत और अलग अलग सेक्शन के जो लोग थे, इनके आपस में जो डिस्पैरिटीज थी, ये उनके उपेक्षाओं के बावजूद कैसे यूनिटी मेंटेन की गई, सो ये हम अभी समझने वाले हैं। एंड उसके बाद जो इन द नेक्स्ट 2 चैप्टर्स वी शैल टर्न टू द चैलेंजेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ डेमोक्रेसी और अचीविंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इक्विटी विथ इक्वालिटी एंड जस्टिस। तो बाकी के 2 चैप्टर होंगे, उसमें हम दूसरे चैलेंजेस, जो चैलेंज नंबर 2 है कि डेमोक्रेसी को कैसे एस्टेब्लिश किया गया, और चैलेंज नंबर 3 है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट विथ इक्वालिटी एंड जस्टिस को कैसे पाया गया। सो इन चीज़ों पे हम अगले चैप्टर में आने वाले हैं। पहला चैप्टर इज फोकस्ड ऑन इशू ऑफ नेशनल यूनिटी एंड सिक्योरिटी, इवन बीइंग इंडिया बीइंग सच अ डाइवर्स कंट्री। सो नेक्स्ट हम आते हैं दोस्तों। सो नेक्स्ट टॉपिक इज पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन, विभाजन, विस्थापन और पुनर्निवास, है ना, पुनर्वास, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन। सो जो आज़ादी हुई, जो भारत जब मिला, तो भारत को जब आज़ादी मिली तो उस समय पार्टीशन हुआ, और जब पार्टीशन हुई, विभाजन हुआ, तो विस्थापन हुआ और पुनर्वास हुआ। So on 14-15 August 1947, not one but 2 nation states came into existence, India and Pakistan। तो ये आप सब जानते हैं दोस्तों कि 14-15 अगस्त को 1947 के दिन एक नहीं बल्कि 2 राष्ट्र आज़ाद हुए, एक भारत और एक पाकिस्तान। 2 राष्ट्र का उदय हुआ, एग्जिस्टेंस हुआ, 2 राष्ट्र बनकर अस्तित्व में आए। सो दिस वॉज ए रिजल्ट ऑफ पार्टीशन, द डिवीजन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ऑफकोर्स ब्रिटिश इंडिया का 2 भागों में बांट दिया गया था, इंडिया एंड पाकिस्तान में। इसका विभाजन, ब्रिटिश इंडिया का विभाजन का रिजल्ट हुआ इंडिया और पाकिस्तान का अस्तित्व में आना। द ड्राइंग ऑफ द बॉर्डर डिमार्केटिंग द टेरिटरी ऑफ ईच कंट्री मार्क द कल्मिनेशन ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स दैट यू हैव रेड अबाउट इन द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक। तो इसके बारे में जो इनका टेरिटरी कैसे डिमार्केट किया गया, ऑल दिस थिंग्स, और ये क्या क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स कैसे इनके टेरिटोरियल डिमार्केशन को इम्पैक्ट किया, ये सब चीज़ें हम हिस्ट्री में, अपना ये हिस्ट्री का पार्ट है, तो जो बच्चे हिस्ट्री लिए होंगे वो हिस्ट्री का टॉपिक्स मैं इसको पढ़ चुके होंगे। और अभी मैंने हिस्ट्री को कवर नहीं किया दोस्तों, बाद में मेरा प्लान जरूर है कि मैं हिस्ट्री के बुक्स को भी आप लोगों के सामने एक सरल तरीके से लाऊंगा, उनको भी समझाकर। सो प्रोबेबली मेरे उन लेक्चर्स में आपको इन चीज़ों को भी मैं कवर करूंगा और आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा। एज ऑफ नाउ आई एम फोकसिंग मोर ऑन पॉलिटिकल साइंस एस्पेक्ट्स। So according to the two nation theory advanced by the Muslim League, India consisted of not one but 2 people, Hindus and Muslim। तो जो 2 राष्ट्र की थ्योरी थी, 2 नेशन थ्योरी थी, किसके द्वारा एडवांस की गई थी, एडवांस्ड बाई मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग के द्वारा जो बढ़ाई गई, जो लाई गई द्विराष्ट्र सिद्धांत थी, है ना, इसके तहत इंडिया कंसिस्टेड ऑफ नोट वन, इंडिया एक नहीं 2 लोगों को कंसिडर कर, 2 तरीके के लोगों को इंडिया कंसिस्ट करता था। इंडिया में 2 तरह के लोग थे, हिंदूज एंड मुस्लिम्स। दैट इज़ वाई इट डिमांडेड ए पाकिस्तान ए सेपरेट कंट्री फॉर मुस्लिम्स। और इसी कारण से इसने डिमांड रखा पाकिस्तान का, एक मुसलमानों के लिए एक सेपरेट कंट्री होनी चाहिए पाकिस्तान। ये मुस्लिम लीग ने इसको एडवांस किया, इस थ्योरी को। तो कांग्रेस अपोज दिस थ्योरी। उस समय जो कांग्रेस पार्टी थी, इसने इसका बहुत ही पुरजोर तरीके से अपोज किया था, एंड द डिमांड फॉर पाकिस्तान, और पाकिस्तान के डिमांड का भी बहुत विरोध किया था। बट सेवरल पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन 1940s, द पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन बिटवीन द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग एंड द ब्रिटिश रूल लेड टू द डिसीजन फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। बट 1940 के दशक में जो बहुत सारे राजनीतिक डेवलपमेंट हो रहे थे, और ऑलरेडी कांग्रेस और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में काफ़ी पॉलिटिकल कंपटीशन भी उस समय चल रहा था, एंड खुद ब्रिटिश सरकार का, कुछ ब्रिटिश शासन की भी भूमिका थी। इन 3 मेन कारणों से एक डिसीजन लिया गया कि पाकिस्तान का क्रिएशन किया जाएगा। सो प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, जो विभाजन की प्रक्रिया थी, अब हम उस पर आते हैं। Thus, it was decided that what was till then known as India would be divided into 2 countries, India and Pakistan।
तो ये डिसीजन लिया गया कि अभी तक जो इंडिया के नाम से जाना जा रहा है ये दो कंट्री में डिवाइड कर दिया जाएगा, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो जो भारत के नाम से जाना जा रहा था, इंडिया के नाम से जाना जा रहा था, उसको भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान नाम के दो कंट्री में डिवाइड कर दिया जाएगा। Such a division was not only very painful but also very difficult to decide and to implement। ये सिर्फ दर्दनाक ही नहीं था, ये बहुत ही मुश्किल भी था इस पर डिसीजन लेना और इसको कार्यान्वयन करना, इम्प्लीमेंट करना। इट वॉज डिसाइडेड टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटीज़। तो एक क्या गया कि रिलीजियस मेजॉरिटी के सिद्धांत इसमें फॉलो अप किया गया। इसमें ऐसा सोचा गया कि किस आधार पे किया जाए, तो जहां धार्मिक बहुसंख्या हो उसके आधार पे, उसके सिद्धांत के आधार पे इसको किया जाए। दिस बेसिकली मीन्स दैट एरियाज वेयर मुस्लिम्स वेयर इन मेजोरिटी वुड मेक अप द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान। तो इसका मतलब ये था कि जिन क्षेत्रों में मुसलमानों की बहुसंख्यका होगी, जहां मुसलमान मेजोरिटी में होंगे, वो पाकिस्तान का टेरिटरी बन जाएंगे और रेस्ट जो बचा हुआ है वो पूरा भारत के साथ रहेगा, इंडिया के साथ रहेगा। द रेस्ट वॉज टू स्टे विथ इंडिया। द आइडिया माइट अपीयर सिंपल बट इट प्रेजेंटेड ऑल काइंड्स ऑफ डिफिकल्टीज। ये आइडिया आप लोगों को सुनने में तो दोस्तों बहुत ही आसान लग रहा होगा, लेकिन असल में इसमें बहुत किस्म की दिक्कतें थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहली बात, देयर वॉज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी एरिया इन ब्रिटिश इंडिया। कोई ऐसा एकमात्र सिंगल बेल्ट नहीं था कि जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी थी। नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी, है ना। ब्रिटिश इंडिया में कोई एकमात्र क्षेत्र ऐसा नहीं था कि जहां पे मुसलमानों की बहुसंख्यका हो। ये अलग अलग जगहों पे मुस्लिम मेजोरिटी थी। सो देयर वेयर टू एरियाज ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस, वन इन द वेस्ट एंड वन इन द ईस्ट। और उनमें भी दो एरियाज में, दो ऐसे जगह पे जहां पे इनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा था, एक वेस्ट में, एक पश्चिम में और एक ईस्ट में, है ना। देयर वॉज नो वे दीज टू पार्ट्स कुड बी ज्वाइंट। और ऐसा कोई तरीका नहीं था कि जिनसे ईस्ट एंड वेस्ट में जो मुस्लिम मेजोरिटी वाली पार्ट है उनको कैसे भी जोड़ा जा सके। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट द न्यू कंट्री पाकिस्तान विल कॉम्प्राइज टू टेरिटरीज। सो वेस्ट एंड ईस्ट पाकिस्तान सेपरेटेड बाई ए लॉन्ग एक्सपेंस ऑफ इंडियन टेरिटरी। सो आप लोग जानते हैं कि जब हुआ तो ऐसा मुस्लिम बहुसंख्यक कुछ वेस्ट में थे और कुछ ईस्ट में थे, और जो दोनों थे इनमें कोई ऐसा लिंक नहीं था, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था कि दोनों में मुस्लिम बाहुबल क्षेत्र हो और ये ईस्ट एंड वेस्ट जुड़ा हो, ऐसा नहीं था। सो क्या डिसीजन लिया गया कि पाकिस्तान दो अलग अलग भाग में बनेगा, टू टेरिटरीज होगा पाकिस्तान का, वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान। और इन दोनों वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान के बीच में भारत का विशाल कंट्री, भारत इंडियन टेरिटरी का होगा, है ना। सो सेकेंडली, नोट ऑल मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज वांटेड टू बी इन पाकिस्तान। और दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ये याद रखने वाली बात है कि नोट ऑल मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज वांटेड टू बी इन पाकिस्तान। सारे मुस्लिम बहुल क्षेत्र पाकिस्तान में ज्वाइन नहीं करना चाहते थे। खान अब्दुल गफ्फार खान, the undisputed leader of the northwestern frontier province and known as Frontier Gandhi, was staunchly opposed to the two nation theory। तो खान अब्दुल गफ्फार खान ये नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस है और उनके बहुत बड़े नेता थे, अनडिस्प्यूटेड लीडर थे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के, और इन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ये टू नेशन थ्योरी के बहुत ही खिलाफ थे, ये टू नेशन की थ्योरी के साथ में नहीं थे, है ना। इवेंचुअली हिज वॉइस वॉज सिंपली इग्नोर्ड एंड NWFP वॉज मेड टू मर्ज विथ पाकिस्तान। और ये ऐसा हुआ संयोग से कि उनकी आवाज़ की अनदेखी कर दी गई और जो पश्चिमी उत्तर सीमा प्रांत थी, है ना, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, उसको पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया गया। Now the third problem was that two of the Muslim majority provinces of British India, Punjab and Bengal, had a very large areas where the non-Muslims were in majority। और जो तीसरा प्रॉब्लम था कि दो मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस ऐसे भी थे, कौन कौन से, पंजाब एंड बंगाल। इनका एक पिकुलियर प्रॉब्लम था पंजाब एंड बंगाल के कि इनमें बहुत बड़ा एरिया ऐसा था कि जहाँ पे ये नॉन मुस्लिम मेजोरिटी भी थे। सो इवेंचुअली, मतलब कुछ क्षेत्रों में तो पंजाब के कुछ क्षेत्रों में मुस्लिम मेजोरिटी थी और कुछ क्षेत्रों में मुस्लिम मेजोरिटी नहीं थी, दूसरे धर्म की मेजोरिटी थी। सेम बंगाल में भी कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी थी और कुछ क्षेत्र थे जहाँ मुस्लिम मेजोरिटी नहीं थी, बेसिकली हिंदू मेजोरिटी थी। सो इवेंचुअली इट वॉज डिसाइडेड दैट दीज टू प्रोविंसेस वुड बी बाइफर्केटेड अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस मेजोरिटी एट द डिस्ट्रिक्ट और इवन लोअर लेवल। तो संयोग से क्या डिसीजन लिया गया कि इन दो प्रोविंसेस को भी बांट दिया जाएगा, बाइफर्केट कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा। और किस आधार पे, रिलीजियस मेजोरिटी के आधार पे, और कहाँ, इट नॉट ओनली एट डिस्ट्रिक्ट लेवल बट इवन एट लोअर लेवल। सो डिस्ट्रिक्ट लेवल या उसके भी नीचे तहसील लेवल तक या फिर उसके नीचे जाकर
बांटा जाएगा, है ना, कि कौन मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है एंड कौन नॉन मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है। दिस डिसीजन कुड नॉट बी मेड बाय द मिडनाइट ऑफ 14-15 अगस्त, और ये फैसला 14-15 अगस्त के रात तक नहीं हो पाई थी। इट मीन दैट ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल डिड नॉट नो ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस वेदर दे वेयर इन इंडिया और इन पाकिस्तान। ये बहुत सोचने वाली बात है दोस्तों, गहन समझने वाली बात है कि चूंकि उस रात तक 14-15 अगस्त के मिड रात तक लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता नहीं था, डिस्ट्रिक्ट के नीचे लोअर लेवल तक जाकर पंजाब एंड बंगाल के बीच में विभाजन होना था कि कौन मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है, कौन नॉन मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है, कौन इंडिया में रहेगा, कौन पाकिस्तान में रहेगा। तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था आज़ादी के दिन, स्वतंत्रता के दिन, कि वो इंडिया में है या पाकिस्तान में है। द पार्टीशन ऑफ दीज टू प्रोविंसेस कॉज द डीपेस्ट ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन। और ये पंजाब और बंगाल का जो बंटवारा हुआ, ये विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी हुई, डीपेस्ट ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन। This was related to the fourth and most intractable of all the problems of partition, or this was the problem of minorities on both sides of the border। तो इस जो हम पढ़े कि ऊपर से जो तीसरा प्रॉब्लम पढ़ा, ये जो तीसरा प्रॉब्लम है, ये समस्या चौथी प्रॉब्लम से भी जुड़ी हुई है, और ये विभाजन की सबसे अबूझ घटनाएं इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम से जुड़ी हुई है। एंड द इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम, द फोर्थ प्रॉब्लम वाज द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर। तो दोनों सीमाओं के जो अल्पसंख्यक थे, माइनॉरिटीज थे, उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया। क्या है प्रॉब्लम दोस्त? लैक्स ऑफ हिंदूज एंड सिख्स इन द एरियाज दैट वेयर नाउ इन पाकिस्तान एंड इक्वली लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम्स ऑन द इंडियन साइड ऑफ पंजाब एंड बंगाल एंड टू सम एक्सटेंट दिल्ली एंड सराउंडिंग एरियाज फाउंड देमसेल्व्स ट्रैप्ड। अब क्या हुआ कि लाखों की संख्या में हिंदू और सिख वो ऐसे जो पाकिस्तान में चले गए, जो पाकिस्तानी एरिया में थे, लाखों की संख्या, माइनॉरिटी तो थे, मेजोरिटी में ऑफ कोर्स वहाँ मुसलमान थे, बट वहाँ बहुत सारे हिंदू और सिख भी थे जो माइनॉरिटी में थे। और सिमिलरली उतने ही लार्ज संख्या में मुस्लिम, बहुत सारे हिंदू मेजोरिटी एरिया या सिख मेजोरिटी एरिया पंजाब और बंगाल में था, लेकिन वहाँ मुस्लिम्स भी थे बहुत काफ़ी संख्या में जो माइनॉरिटीज़ में थे। इनफैक्ट इनका एक्सटेंट दिल्ली एंड दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों तक था, और ये सब आपस में अब ये ट्रैप्ड हो गए, ये फंस गए, ये अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये अब कहाँ के हैं, और इनके लिए प्रॉब्लम हो गई, ये अपने आप में फंसे हुए पाए रहे हैं, क्योंकि जो हिंदूज हैं वो पाकिस्तान में हो गए, सिख्स जो हैं माइनॉरिटीज़ हैं लेकिन वो पाकिस्तान में, और बहुत सारे मुस्लिम्स हैं जो इंडियन वाले क्षेत्र में है, तो ये फंसे हुए महसूस करने लगे, ट्रैप्ड हो गए। दे वेयर टू डिस्कवर दैट दे वेयर अनडिजायरेबल एलियंस इन देयर ओन होम इन एंड द लैंड वेयर दे एंड देयर एंसेस्टर हैड लिव्ड फॉर सेंचुरीज। उनके लिए ये कितनी दर्दनाक बात है दोस्तों कि वो अपने ही देश में, अपने ही ज़मीन पे, जहाँ उनके पूर्वज सालों साल से रह रहे थे, इन द लैंड वेयर दे एंड देयर एंसेस्टर्स हैड लिव्ड फॉर सेंचुरीज, सदियों से रह रहे हैं, जहाँ उनके पूर्वज, जहाँ उनका खानदान से बसे हुए हैं, उनका घर है, जवानों से उनका घर है, वो उस क्षेत्र में अब अनडिजायरेबल हो गए, वो एलियन हो गए, अपने ही देश में वो बाहरी जैसे हो गए, है ना। So as soon as it became clear that the country was going to be partitioned, the violence started at an unprecedented level against communities who were lesser in the number in the respective area। और जैसे ही ये क्लियर हुआ कि विभाजन होने वाला है, देश का दो टुकड़े में विभाजन होने वाला है, हिंसा स्टार्ट हो गई दोस्तों, और छोटे मोटे स्तर पे नहीं, बहुत ही भयावह स्तर पे, अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे, जितना अभी तक सोचा नहीं गया था उतने स्तर पे हिंसा स्टार्ट हो गई। और ख़ास करके हिंसा के भुक्तभोगी कौन हो गए? ऐसे लोग जो अपने ही जगहों में माइनॉरिटीज़ हो गए, जिनकी संख्या कम हो गई अपने क्षेत्र में। सो नो वन हैड क्वाइट एंटिसिपेटेड द स्केल ऑफ दिस प्रॉब्लम। और कोई भी ये एंटिसिपेट नहीं किया था कि ये जो प्रॉब्लम होगा ये इस लेवल का होगा और उसका स्केल इतना ज़्यादा होगा। नो वन हैड एनी प्लान्स फॉर हैंडलिंग दिस। और इन चूंकि किसी ने इस स्केल ऑफ प्रॉब्लम का कल्पना नहीं किया था, सोचा नहीं था, तो किसी के पास कोई प्लान भी नहीं था। नो प्लान ऑफ हैंडलिंग दिस। इन प्रॉब्लम्स को कैसे झेला जाए, कैसे जूझा जाए, कैसे निपटा जाए, इन प्रॉब्लम्स का कोई सोल्यूशन नहीं था दोस्तों। Initially, the people and political leaders kept hoping that this violence was temporary and would be controlled soon। Initially, लोगों और जो हमारे political leaders थे उनको लगा कि ये violence कुछ क्षणिक है, temporary है और थोड़े दिन में control हो जाएगा। But very soon the violence went out of control। But बहुत ही जल्दी ये हिंसा नियंत्रण से बाहर चली गई। Such communities on both sides of the border were often compelled to leave their homes at few hours notice। और सीमा के दोनों ओर ऐसे समुदाय
को प्राय कुछ घंटों की सूचना पे ही अपने घर को छोड़कर जाना पड़ा। कितना दुखद बात है दोस्तों। सोचो कि आप जिस घर में, आपके जिस घर में पुरखों से चली आ रही है, पूर्वजों से चली आ रही है, सदियों से चली आ रहे हैं, आप जिस घर में रह रहे हैं, अचानक आप उस जगह अल्पसंख्यक हो गए, अनडिजायरेबल हो गए, और आपको वो घर कुछ घंटों में, चंद घंटों के नोटिस में आप छोड़कर, अपना सामान छोड़कर, अपनी प्रॉपर्टी छोड़कर, अपने परिवार छोड़कर भाग रहे हैं। दिस वॉज सो ट्रेजिक, इट वॉज वेरी ट्रॉमेटिक। सो दोस्तों, ये तो है कि हिंसा तो किसी का भला नहीं कर सकती दोस्तों, और धर्म के नाम पे हिंसा या किसी भी अन्य क्षेत्र के नाम पे, जाति के नाम पे, किसी भी मजहब के नाम पे, किसी भी चीज़ के नाम पे अगर हिंसा, ये दोस्तों कभी इन सब चीज़ों का प्रोपेगेशन नहीं करना चाहिए, एंड ये कभी किसी का भला नहीं किया है। ये बहुत ही दर्दनाक होता है दोस्तों। सो नेक्स्ट टॉपिक इज कंसिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन। तो जो हम अगले टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये है कि जो ये विभाजन हुआ, ये जो पार्टीशन हुआ, इसके क्या परिणाम हुए, इसके क्या कंसिक्वेंसेस थे। So the year 1947 was the year of the one of the largest, most abrupt and unplanned and tragic transfer of population that human history has known. So साल 1947 एक ऐसा साल था जिसमें सबसे लार्जेस्ट, मोस्ट एब्रप्ट, एकदम अचानक, अनप्लान्ड, बिना कोई प्लानिंग का, एंड बहुत ही दर्दनाक, ट्रेजिक ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन, ह्यूमन इतिहास, मानव इतिहास में इतना बड़ा पैमाने पे, इतने बड़े पैमाने पे लोगों का मतलब बेसिकली ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन, आबादी को एक जगह से दूसरे जाने पे मजबूर होना, इस पैमाने पे कभी आज तक हुआ नहीं था 1947 तक। देयर वेर किलिंग्स एंड एट्रोसिटीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर। दोनों क्षेत्रों में, बॉर्डर के दोनों क्षेत्रों में बहुत सारे लोगों का किलिंग हो रहा था, उनकी जान माल को हत्या कर दिया जा रहा था, एंड उन पर बहुत सारे अत्याचार हो रही थी, एट्रोसिटीज हो रही थी। In the name of religion, people of one community ruthlessly killed and maimed people of the other community. धर्म के नाम पे एक कम्युनिटी के लोग ने रूथलेसली दूसरे कम्युनिटी के लोगों को मारा और उनको दर्दनाक तरीके से उनके ऊपर वो अपना पीड़ा दिया, उनको सताया गया एक्चुअली बोला जाए तो। सो सिटीज़ लाइक लाहौर, अमृतसर एंड कोलकाता बिकेम डिवाइडेड इनटू कॉम्युनल जोन्स। कुछ शहर जैसे लाहौर, अमृतसर और कोलकाता कॉम्युनल जोन में कन्वर्ट हो गए, है ना। मुस्लिम्स वुड अवॉइड गोइंग टू एन एरिया वेयर मेनली हिंदूज और सिख्स लिव्ड। मुस्लिम ऐसे क्षेत्र में जहाँ हिंदू या सिख रह रहे हैं वहाँ जाना छोड़ दिए, अवॉइड कर रहे थे। सिमिलरली हिंदूज एंड सिख्स स्टेड अवे फ्रॉम द एरियाज ऑफ मुस्लिम प्रिडोमिनेंस। उसी तरीके से जो हिंदूज और सिख थे वो मुसलमान बाहुल क्षेत्रों में, आबादी वालों इलाकों में नहीं गुजर रहे थे। सो फोर्स टू अबंडन देयर होम्स एंड मूव अक्रॉस द बॉर्डर्स, पीपल वेंट थ्रू इमेंस सफरिंग्स, है ना। लोग अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हुए और वो बहुत तरीके से वो सफरिंग, उन पे बहुत ज़्यादा ही सफरिंग झेलना पड़ा। माइनॉरिटीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर फ्लेड देयर होम एंड ऑफन सिक्योर्ड टेम्पररी शेल्टर इन रिफ्यूजी कैंप्स, है ना। कितनी दर्दनाक है बात भाई कि दोनों की तरफ से जो अल्पसंख्यक थे वो अपने घर से भाग खड़े हुए, और अक्सर अस्थायी तौर पे जो टेम्पररी रूप में बनाए गए थे, जो रिफ्यूजी कैंप्स थे, है ना, शरणार्थी शिविर बनाए गए थे, रिफ्यूजी कैंप्स बनाए गए थे, उन कैंप्स में जाकर उनको रहने लगे। सो दे ऑफन फाउंड अनहेल्पफुल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस इन व्हाट वाज स्टिल रिसेंट देयर ओन कंट्री। और जो आज तक वो उनका अपना देश था, उनकी अपनी कंट्री थी, आज वहाँ के ही प्रशासन और पुलिस उनको अनहेल्पफुल हो गए, क्योंकि प्रशासन और पुलिस भी इन नो डाउट ज़मीनी स्तर पे देखा जाए तो वो भी इन लाइन्स पे कुछ हद तक बटे हुए थे। So they traveled to the other side of the new border by all sort of means, often by foot। और वो अपने जो भी तरीके से जैसे भी हो सका, वो कि कुछ भी मिले, बैलगाड़ी उस समय, साइकिल, पैदल, जैसे भी हो सका लोग अपने बॉर्डर क्रॉस किए और अपना घर बार सब छोड़कर जो भी बनना वो लेकर बॉर्डर क्रॉस करके, जो मेजॉरिटी वाले एरियाज है, मुस्लिम अपने मेजॉरिटी में पाकिस्तान वाले एरिया में, और जो हिंदू और सिख है वो हिंदुस्तान वाले एरिया में, भारत वाले एरिया में उधर चल पड़े। इवन ड्यूरिंग दिस जर्नी दे वेर ऑफन अटैक्ड, किल्ड और रेप्ड। और इस जर्नी के अंतर्गत भी जब वो चले भी जा रहे हैं, जब वो खुद से जा रहे हैं, तब भी उनके साथ बहुत सारी यातनाएं हुई, उन पे अटैक किया गया, उनकी जान ले ली गई, और बहुत सारी महिलाओं का उस समय बलात्कार भी हुआ। थाउजेंड्स ऑफ वीमेन वेयर एबडक्टेड। हजारों की संख्या में महिलाओं को किडनैप कर लिया गया, एबडक्ट कर लिया गया,
एंड दे वेयर मेड टू कन्वर्ट टू द रिलीजन ऑफ द एबडक्टर एंड वेयर फोर्स्ड इनटू द मैरिज, और उनको ज़बरदस्ती जिन्होंने एबडक्ट किया उस धर्म में उनको परिवर्तन कर दिया गया उन महिलाओं का, और उनको उन महिलाओं की फोर्स्ड ज़बरदस्ती शादियाँ करवा दी गई। इन मैनी केसेस women were killed by their own family members to preserve the family honor। और दुखद बात है दोस्तों कि बहुत सारे लोग केस तो ऐसे भी हुए हैं कि जहां खुद फैमिली मेम्बर्स ने अपनी महिलाओं को मार डाला, उनको मजबूरन उनको किल कर देना पड़ा, ताकि वो फैमिली का ऑनर समझ के महिलाओं को एक परिवार का सम्मान से जोड़ कर देखते हैं, कुल की इज्जत समझ कर देखते हैं और कुल की इज्जत से जोड़ कर देखते हैं, और इस कारण कुल की इज्जत बचाने के चक्कर में उन्होंने अपने ही महिलाओं को बहुत सारे परिवारों में मार डाले, या ये मारे और मारने के लिए मजबूर हुए, दोनों कहा जाए, और दोनों ही गलत था दोस्तों। सो मैनी चिल्ड्रन वेयर सेपरेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स, बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप से जुदा हो गए। दोज हु डिड नॉट मैनेज टू क्रॉस द बॉर्डर फाउंड दैट दे हैड नो होम, और जो बॉर्डर क्रॉस करके नहीं गए अब वो बेघर हो गए, उनके पास कोई घर नहीं है, अपने घर छोड़कर वो बॉर्डर क्रॉस करने जा रहे थे, वो कर नहीं पाए, वो रास्ते में रह गए और वो बेघर हो गए। फॉर लैक्स ऑफ these refugees the country's freedom meant life in refugee camps for the months and sometimes for years। तो लाखों की संख्या में जो ऐसे शरणार्थी थे, रिफ्यूजी थे, इनके लिए देश की स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ, इनकी देश की स्वतंत्रता का मतलब हो गया इनकी ज़िंदगी रिफ्यूजी कैंप में, और कुछ लोग तो महीनों और कुछ लोगों को सालों तक इन कैंप्स में रहना पड़ा। Writers, poets, and filmmakers in India and Pakistan have expressed the ruthlessness of the killings and the suffering of displacement and violence in their novels, short stories, poems, and films। सो बहुत सारे जो लेखक हैं, साहित्यकार हैं, पोइट्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, इन्होंने भारत और पाकिस्तान में हुए इस दर्दनाक घटना का, दर्दनाक किलिंग और सफरिंग का जो है वो अपने नॉवेल्स में, अपने शॉर्ट स्टोरीज में, पोएम्स में एंड फिल्म्स में काफ़ी बार जिक्र किया है। सो वाइल रिकॉन्टिंग द ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन दे हैव ऑफन यूज द फ्रेज दैट द सर्वाइवर देमसेल्व्स यूज टू डिस्क्राइब पार्टीशन एज द डिवीजन ऑफ आर्ट्स। और उन्होंने अपने इन लेख में, अपने इन किताबों में, अपने इन साहित्य में, अपने इस फिल्म में यह बार बार बताया कि जो ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन था, जो पार्टीशन विभाजन का दुख था, ये दिलों का डिवीज़न कर दिया गया। ये एक छोटा मोटा डिवीज़न नहीं था, बल्कि दिल के टुकड़े कर दिए गए, डिवीज़न ऑफ हार्ट्स हुए। द पार्टीशन वॉज नॉट मेरली अ डिवीज़न ऑफ प्रॉपर्टीज, लाइबिलिटीज एंड एसेट्स और ए पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ द कंट्री एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव अपैरेटस। तो ये जो विभाजन था, ये सिर्फ प्रॉपर्टीज़ का विभाजन या लाइबिलिटीज़ का विभाजन या एसेट्स का विभाजन या सिर्फ राजनीतिक विभाजन तक सीमित नहीं था, या प्रशासनिक विभाजन तक सीमित नहीं था। What also got divided were the financial assets and things like table, chairs, typewriters, paper clips, books and also musical instrument of the police band, है ना। तो विभाजन किस लेवल तक था, फाइनेंशियल जो एसेट्स थे उनका भी विभाजन हुआ, और थिंग्स लाइक चेयर, टेबल, टाइपराइटर, पेपर क्लिप्स, बुक्स एंड इवन जो पुलिस बैंड के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे इनका भी विभाजन हुआ। द एम्प्लॉयज़ ऑफ द गवर्नमेंट एंड द रेलवेज वेयर ऑल्सो डिवाइडेड। जो सरकारी कर्मचारी थे रेलवे के और सरकार के कर्मचारी थे, इनका भी विभाजन हो गया। एवं ऑल इट वॉज ए वायलेंट सेपरेशन ऑफ कम्युनिटीज हु हैड हिदर टू लिव टुगेदर एज नेबर। और आज तक जो समुदाय एक दूसरे के साथ, पड़ोसी के साथ रह रहे थे, इनका एक वायलेंट सेपरेशन हो गया, इनका एक बहुत ही हिंसक अलगाव हो गया इन दोनों कम्युनिटीज़ में। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट पार्टीशन फोर्स्ड अबाउट 80 लाख पीपल टू माइग्रेट अक्रॉस द न्यू बॉर्डर। ये बहुत ही बड़ी संख्या है दोस्तों, कि ऐसा एस्टिमेट है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो विभाजन के कारण 80 लाख लोगों को माइग्रेट करना पड़ा, बॉर्डर क्रॉस करके जाना पड़ा। 80 लाख लोग उस जमाने के हिसाब, आज के ज़माने के हिसाब से भी ये एक बहुत बड़ी संख्या है। और यू कंसिडर दोस्तों 70 ईयर्स बैक व्हेन 1947 80 लाख पीपल माइग्रेटेड अक्रॉस द बॉर्डर। Between 5 to 10 लाख पीपल वेयर किल्ड इन पार्टीशन रिलेटेड टू वायलेंस। और जो पार्टीशन विभाजन से जुड़े हुए हिंसा थे उसमें लगभग 5 से 10 लाख लोग मार दिए गए। Beyond the administrative concerns and the financial strains, however, the partition passed another deeper issue, है ना। तो अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न और फाइनेंशियल स्ट्रेन देखें तो सिर्फ इतना ही नहीं, जो पार्टीशन था इसके कुछ गहरे मुद्दे भी थे, डीपर इश्यूज भी थे। द लीडर्स ऑफ इंडियन नेशनल स्ट्रगल डिड नॉट बिलीव इन टू नेशन थ्योरी। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो लीडर थे, जो नेतागण थे, वो दो राष्ट्र की थ्योरी, द्विराष्ट्र थ्योरी में, सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। एंड एट पार्टीशन ऑन रिलीजियस बेसिस हैड टेकन प्लेस। तो उनकी इच्छा और उनके विश्वास के और उनकी सोच के अगेंस्ट
विपरीत पार्टीशन और रिलीजियस बेसिस, धर्म के आधार पर पार्टीशन हो चुका था, यह एक सच्चाई बन गई थी। डिड दैट मेक इंडिया ए हिंदू नेशन ऑटोमेटिकली? तो क्या भारत एक अपने आप में एक हिंदू राष्ट्र बन गया? ये सोचने वाला था। इवन आफ्टर लार्ज स्केल माइग्रेशन ऑफ मुस्लिम्स टू द न्यूली क्रिएटेड पाकिस्तान, द मुस्लिम पॉपुलेशन इन इंडिया अकाउंटेड फॉर 12% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन 1951। तो चूँकि एक लार्ज सेक्शन और काफ़ी हद तक बहुत सारे मुस्लिम्स जो हैं वो मुसलमान जो है वो भारत के छोड़कर पाकिस्तान चले जा चुके थे, नए क्रिएटेड पाकिस्तान में जा चुके थे। बट उसके बाद भी 1951 की जब जनसंख्या हुई, जनगणना हुई 1951 में, तो मुस्लिम पॉपुलेशन वाज अबाउट 10 to 12% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। भारत की जनसंख्या की भारत की कुल आबादी का 10 से 12% मुस्लिम्स ही थे उस समय भारत में। सो हाउ वुड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रीट इट्स मुस्लिम्स citizens and other religious minorities, Sikh, Christians, Jain, Buddhist, Parsis and Jews? तो भारत की सरकार कैसे ट्रीट करेगी इन मुस्लिम सिटीजन्स को, इन मुस्लिम नागरिकों को और अन्य धर्म के नागरिकों को, लाइक सिख, जैन्स, क्रिश्चियंस, है ना, बुद्धिस्ट, पारसीज एंड ज्यू, जो भारत में थे, इनको भारत का संविधान, भारत की सरकार कैसे ट्रीट करेगी? एक बहुत बड़ा सवाल था। द पार्टीशन हैड ऑलरेडी क्रिएटेड सीवियर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज़, और जो विभाजन था वो ऑलरेडी हिंदू और मुसलमान दो समुदायों के बीच में पहले से काफ़ी तनाव क्रिएट कर चुका था। देयर वेर कंपेलिंग पॉलिटिकल इंटरेस्ट बिहाइंड दीज कॉन्फ्लिक्ट्स, है ना, इन संघर्षों के साथ प्रतिस्पर्धी राजनीतिक हित भी जुड़े हुए थे। सो द मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम इन द कॉलोनियल इंडिया। तो जो मुस्लिम लीग था इसका फॉर्मेशन हुआ था कि जो मुसलमानों का इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन करेगा, कब? जब कॉलोनियल इंडिया में, जो भारत गुलाम था, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, उस औपनिवेशिक भारत में हुआ था। इट वॉज इन द फोर फ्रंट ऑफ द डिमांड फॉर ए सेपरेट मुस्लिम नेशन, और ये मुस्लिम नेशन के डिमांड में सबसे आगे था, फोर फ्रंट में था। सिमिलरली देयर वेर ऑर्गेनाइजेशंस विच वर ट्राइंग टू ऑर्गेनाइज हिंदूज इन ऑर्डर टू टर्न इंडिया ए हिंदू नेशन, और बहुत सारे संगठन, कुछ ऐसे संगठन भी थे भारत में जो कोशिश कर रहे थे कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, और वो ऑर्गेनाइज कर रहे थे, हिंदुओं को एक गठित कर रहे थे कि भारत को भी एक हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। बट मोस्ट लीडर्स ऑफ द नेशनल मूवमेंट बिलीव दैट इंडिया मस्ट ट्रीट persons of all religions, है ना, पर्सन ऑफ ऑल रिलीजन्स इक्वली। सो बहुत सारे जो हमारे नेशनल लीडर्स थे, मोस्ट ऑफ द लीडर्स जो थे, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के जो लीडर्स थे, उनका विश्वास था कि इंडिया अपने सारे लोगों को, सारे धर्म के लोगों को एक जैसा ट्रीट करेगा, ठीक है, इक्वली, समानता के साथ ट्रीट करेगा, एंड दैट इंडिया शुड नॉट बी ए कंट्री दैट गिव्स सुपीरियर स्टेटस टू एडहेरेंट्स ऑफ वन फेथ एंड इन्फीरियर टू दोज हु प्रैक्टिस अनदर रिलीजन। और भारत एक ऐसा राष्ट्र नहीं होगा, एक ऐसा कंट्री नहीं होगा जो कुछ फेथ, किसी एक विश्वास को, धर्म को, पंथ को मानने वाले लोगों को एक हायर स्टेटस देगा, सुपीरियर स्टेटस देगा, और जो दूसरे धर्म को मानने वाले लोग हैं उसको इन्फीरियर स्टेटस देगा। भारत ऐसा राष्ट्र कतई नहीं होगा। भारत में सभी राष्ट्र, सभी धर्मों को समानता के साथ देखा जाएगा। लोग जो किसी भी धर्म को मान रहे हैं उनको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। सो ऑल सिटीजन्स शुड बी इक्वल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजियस एफिलिएशन। सो भारत के सभी नागरिक बराबर होंगे, उनका राजनीतिक एफिलिएशन कुछ भी हो। सो बीइंग रिलीजियस और ए बिलीवर वुड नॉट बी ए टेस्ट ऑफ सिटीजनशिप, है ना। तो आप धार्मिक होना या किसी धर्म के प्रति आपका विश्वास रखना, ये आपकी नागरिकता का कोई परीक्षण नहीं होगा। द चेरिस्ड देयर फॉर द आइडियल ऑफ ए सेकुलर नेशन, और इस कारण से उन्होंने एक सेकुलर धर्मनिरपेक्ष राज्य, है ना, कि आदर्श के, धर्मनिरपेक्ष आदर्श के हिमायती थे। द आइडियल वॉज इंश्राइंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और यही धर्मनिरपेक्षता का जो आइडियल था ये भारतीय संविधान में भी इंश्राइंड है, भारतीय संविधान में निहित है।